नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम जब लोन के जरिए घर या फिर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, फिर एक बार हमें टेंशन सताती है ईएमआई की। आज हम आपकी इसी टेंशन को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर ईएमआई की टेंशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं, और इसके अलावा बताएंगे ईएमआई भरने की और कौन सी स्ट्रैटेजी आ सकती है आपके काम। इस पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हमारे साथ है। पंकज जी, विश्वजीत जी, दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। ये एक चिंता हर किसी को सताती है कि सपनों का घर तो ले लिया, ईएमआई भी भरनी शुरू कर दी, लेकिन कब इस ईएमआई से छुटकारा मिलेगा और कितना जल्द मिल सकता है। कई लोग तो क्या करते हैं कि ईएमआई भरने के चक्कर में अपनी एसआईपी भी भूल जाते हैं, एसआईपी भी रोक लेते हैं। उनको लगता है कि पहले ईएमआई ही भर ले, कर्ज चुका ले, निवेश की बाद में सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पहले रिमार्क समझ लेते हैं। पंकज जी, ईएमआई या एसआईपी क्या करना सही? स्वाति जी नमस्कार। विश्वजीत जी नमस्कार। देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि आपको जल्दी लोन चुकाना है, तो एक तो जैसा आपने कहा कि आप ईएमआई ज्यादा पे कीजिए, जितनी ईएमआई है तो भी पे कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपको कैपिटल बिल्ड करनी है कि लोन भी चुका सकें और साथ में और पैसा जुड़ सके, तो मेरे हिसाब से एसआईपी के जरिए ये मुमकिन है। तो एसआईपी करें और अच्छा पैसा इकट्ठा करें ताकि जल्दी से जल्दी आप अपना लोन चुका सके। ओके, तो एसआईपी भी करना है, ईएमआई भी भरनी है, ये दोनों पॉसिबल हो सकता है विश्वजीत जी? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि उनके सैलरी से तो पैसा ही नहीं बचता है। अब ईएमआई भी अगर भरनी शुरू कर दी तो एसआईपी का पैसा कहाँ से लाएं? तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए स्वाति जी, जब आप लोन लेते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको फॉयर कहते हैं, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। तो कोशिश करें जब आप लोन लेते हैं तो वो आपका 50-60% से ज्यादा का लोन ना हो, होम लोन। अदरवाइज आपके जो बाकी गोल्स हैं, चाहे वो रिटायरमेंट है या बच्चों की पढ़ाई है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसलिए अगर आपने लोन कम अमाउंट कम लिया है तो आपके पास एक स्कोप बचता है कि आप अपनी एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि बाकी के गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। तो एक शुरुआती डिसीजन में अगर आप सही चलेंगे, तो अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो न केवल आप अपना लोन जल्दी क्लोज कर सकते हैं, बल्कि बाकी के गोल्स भी आराम से अचीव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे बाकी चीजें जरूरी है, इंश्योरेंस के लिए भी आप अपना पैसे जोड़ते हैं, तो इसके लिए आपको एसआईपी के लिए भी थोड़ा सा पैसा स्कोप रखना चाहिए ताकि आप बाकी के गोल्स अच्छे से अचीव कर सकें। ओके, तो एसआईपी के लिए आपको थोड़ा पैसा रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपके घर का सपना ही एक इकलौता गोल नहीं है, और भी काफ़ी सारे लक्ष्य हैं जिसको पूरा करना है। अगर लिमिटेड मीन्स ऑफ आय है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कुल ईएमआई जो है आपकी मासिक आय का 40% से ज़्यादा ना हो। ये अनुपात बहुत समझना ज़रूरी है। और कैसे आप 30% ज़रूरी काम के लिए रखें, 25 से 30% निवेश के लिए रखें, 10% तो इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए रखना ही है, और 35 से 40% जो है वो ईएमआई के लिए रखना बेहद ज़रूरी है। पंकज जी, कई बार जब पैसा हाथ में आता है, बोनस हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, या कहीं से कोई एक विंडफॉल गेन अगर हम समझे इसको इस तरीके से आता है, लोगों का सबसे पहले ध्यान इस बात में जाता है कि क्यों ना इस पैसे को अपने लोन, अगर उनका लोन चल रहा है, लोन के निपटारे में चुका दें। पर होम लोन एक ऐसा लोन है जिसको हम गुड लोन कहते हैं, उसमें हमें टैक्स के काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो क्या ये एडवाइजेबल है आपकी नज़र में कि होम लोन का प्रीपेमेंट कर दिया जाए जो हाथ में पैसा आए, या फिर वही पैसा अगर एसआईपी के जरिए लगा दिया जाए तो शायद वो पैसे से पैसा बन जाए? बिल्कुल। देखिए स्वाति जी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आपको जितनी जल्दी हो सके आप डेट फ्री हो जाएं, और इस सोच के साथ अक्सर यही होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपनी ईएमआई बढ़ा देते हैं, या फिर जैसे आपने कहा कि विंडफॉल गेन है या कोई बोनस मिलता है, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप एक लमसम पैसा बैंक को दे दें अपना रीपेमेंट के रूप में। तो इससे बिल्कुल सही बात है कि आपका लोन जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि लोन चुकाना तो एक इंपॉर्टेंट गोल है ही, लेकिन आपके और दूसरे गोल्स भी होते हैं। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आप कैपिटल बिल्ड करें। तो जब आपके पास अलग से राशि आती है तो आपका पूरा ध्यान लोन चुकाने पर नहीं होना चाहिए। उसके बजाय उस पैसे को यदि आप इन्वेस्ट करें तो पैसा बढ़ेगा, और होगा ये कि जो पैसा बढ़ेगा
उससे आप समय के साथ लोन भी पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी आपके पास लमसम पैसा आया या आपकी इनकम बढ़ी और उससे आपने एसआईपी शुरू कर दी, तो हो सकता है कि अगले 8-10 साल में आपके पास अच्छी राशि इकट्ठा हो जाए। तो यदि आपने 20 साल का लोन लिया था और आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि जितनी लोन की आउटस्टैंडिंग है वो भी आप भर सकते हैं, और प्लस आपके पास पैसा बच भी रहा है, तो बाकी गोल के काम आएगा, वैसा भी कर सकते हैं। और यदि आप ईएमआई को चलने भी दें, मैं तो कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको जल्दी लोन पूरा करना ही है। जैसा आप भी बता रही हैं कि उस पर आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, और कुछ समय के बाद जो लोन की ईएमआई होती है वो आपको बड़ी नहीं लगती क्योंकि आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो ईएमआई को साइड में चलने दें, और जो पैसा आपका इकट्ठा हो रहा है उससे आपकी बाकी जरूरतें जो हैं वो भी पूरी होंगी। पंकज जी, इसी में मैं ऐड आपसे इनफैक्ट जानना चाह रही हूँ, आपने कुछ बताया कि अगर आपका 20-25 लाख का लोन चल रहा है, ज़रा थोड़ा सा इसका गणित बताइए। एक फॉर्मूला हम दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ईएमआई की जल्द भरपाई कर सकते हैं और एसआईपी से आप अपने लोन को भर सकते हैं। ये जो पूरा गणित है क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए अगर मान लीजिए आपने 25 लाख का लोन लिया और 9% का होम लोन का हम मान लेते हैं इंटरेस्ट है, तो आपकी ईएमआई करीब 22,493, 22,500 पकड़ लीजिए, ये आपकी ईएमआई होगी। तो आप ईएमआई भर रहे हैं। अब आपके पास यदि पैसे हैं, जैसे अभी विश्वजीत कह रहे थे कि जब लोन लेते हैं तो इतना मत लीजिए कि पूरा पैसा आपके ईएमआई में जा रहा है। आपको घर तब लेना चाहिए जब कुछ आपके पास डाउन पेमेंट का अच्छा पैसा हो और आप छोटा अमाउंट ही अपनी इनकम का लोन की ईएमआई के रूप में पे कर रहे हैं, तो मतलब पैसा बचेगा। अब ऐसे में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यदि आप 22,500 की ईएमआई पे कर रहे हैं, 20 साल का लोन है, तो 10 साल के बाद मैंने कैलकुलेट किया तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग है लोन की वो करीब 17,75,000 बच जाती है 25 में से। तो आपने कैलकुलेशन की, यदि 12% का भी सीएजीआर हो और आप एक एसआईपी स्टार्ट कर लें उसके लिए, तो आपको 8,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करनी है। और होगा ये कि 10 साल के बाद 12% का भी यदि आपको रिटर्न मिलता है, तो जितनी आउटस्टैंडिंग है, जो मैंने कहा 17.5 लाख के आसपास, 10 साल के बाद उतना आप पूरा लोन चुका पाएंगे। तो 10 साल में आपका लोन जो 20 साल का था वो पूरा पे किया जा सकता है। और चलिए, आप कहते हैं कि 8,000 रुपए बड़ी अमाउंट है, आप यदि 15 साल का एक लेके चले कि 15 इयर्स में आपको लोन पूरा रीपे करना है, तो आप 5,000 की एसआईपी कीजिए, तो भी 15 साल के बाद इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि जो आउटस्टैंडिंग 15 साल के बाद होगी आपके लोन की, वो पूरी पे कर सकते हैं। और स्वाति जी, इससे बढ़कर एक बात और बोलता हूं कि अगर आप 5,000 भी नहीं करना चाहते, आप यदि 3,000 रुपए से शुरुआत करते हैं, 2,500 से शुरुआत करते हैं, लेकिन हर साल एसआईपी का अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहेंगे, तो भी आप ना लोन 10 साल में पूरा चुका देंगे। तो इसके लिए आप शुरुआत कीजिए जितनी भी हो सके ईएमआई पे करने की बजाय, और एसआईपी के जरिए पैसे इकट्ठा कीजिए, ताकि आप अगले 10, 12, 15 साल में अपना पूरा लोन चुका सकते हैं। और इससे होगा ये कि दूसरे गोल्स के लिए भी पैसा आपके पास इकट्ठा हो पाएगा। बिल्कुल, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपकी जो ईएमआई को चुकाने का जो पूरा एक प्रोसीजर है, उसको भी एक गोल मान लीजिए कि आपने अपना होम लोन शुरू कर दिया, अब आपकी ईएमआई चल रही है, अब आपकी ईएमआई चुकाना भी आपका एक गोल है। मतलब जिस दिन से अब आपकी ईएमआई शुरू हो रही है, उस दिन से आप एक एसआईपी उस ईएमआई को चुकाने के नाम कर दीजिए, और उसके बाद उस टेन्योर में आप देखिए, जैसा पंकज जी ने भी बताया कि आप समय से पहले अपनी ईएमआई चुका सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसा आता है ईएमआई में न डाल के अगर आपको एसआईपी को स्टेप अप करने में भी लगा देते हैं, तो आपके लिए वो भी एक अच्छा फॉर्मूला हो सकता है। और उस ऐसा ही कुछ फॉर्मूला विश्वजीत जी भी अब हमारे पास लेकर आए हैं। विश्वजीत जी, अब आप बताइए, एक बेहतरीन फॉर्मूला बताया पंकज जी ने कि कैसे आप जल्द से जल्द अपने लोन से छुटकारा पा सकते हैं। अपने सपनों का घर तो ले लिया, लेकिन फिर वो अब महीने दर जो किस्त है उसको जल्द से जल्द चुका सकते हैं। आपके पास कौन कौन से सिनारियो है जिससे भरपाई की जा सकती है जल्द से जल्द लोन की? स्वाति जी, वैसे तो पंकज जी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, बस एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर किसी का 30 लाख का लोन है और 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये मान के चले कि जितने का लोन है उससे डबल अमाउंट आपको पे करना है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के। तो 30 लाख के लोन में करीब करीब आपको 64 लाख रुपए पे करना है। तो ये तो मोटा मोटी आप समझ ले कि आपको डबल देना पड़ता है अगर आप 20 साल का लोन लेते हैं। और अगर हम इसको 26,000 की किस्त बनती है ईएमआई, करीब करीब अगर 30 लाख का लोन है और इसका 10% हम एसआईपी शुरू कर दें,
तो एक तो ये है कि आपका 20 साल बाद आपका 20 लाख रुपए कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। पर आप एक और फॉर्मूला कर सकते हैं कि आप एसआईपी ना करके आपने अपनी ईएमआई इंक्रीज कर दी। 26,000 की जगह आपने 30,000 की ईएमआई कर दी, तो आपका जो लोन है वो 15.5 साल में खत्म हो जाएगा। उसमें आप 9 लाख रुपए का ब्याज जो इंटरेस्ट बचाएंगे, और जो बाकी 4.5 साल हैं, अगर उसमें 30,000 की एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, ईएमआई की जगह एसआईपी करते हैं 4.5 साल, तो भी आप करीब करीब 20 लाख रुपए का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। तो ये एक परसेंटेज है। अगर आपने 10% लिया, मैं कहता हूँ 2600 रुपए की जगह अगर आपने 5,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया, 26,000 की एसआईपी है, आपने 5,000 की एसआईपी शुरू करी, तो अगर आप उस पर 10% का स्टेप अप अप्रोच ले लें, तो 20 साल में स्वाति जी 1 करोड़ रुपया जनरेट हो जाएगा। तो आपका लोन अमाउंट तो मिल ही गया, करीब करीब 60 लाख रुपए आपने और जनरेट कर लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप अप नहीं कर सकते, तो आप मोटा मोटी एक फॉर्मूला लेके चले कि जितने भी आपकी ईएमआई है उसका अगर आप 25% आप एसआईपी स्टार्ट कर दें, तो 20 साल में जितना लोन आपने दिया, जितना इंटरेस्ट दिया, वो सारा रिकवर हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आप लोन डिसाइड करते हैं अमाउंट, उसको कम से कम रखें, ताकि आप ये एसआईपी की तरह अपना लोन भी पूरा कर सकें, और एक अपने जो वेल्थ क्रिएट करनी है, जो गोल्स अचीव करने हैं, वो भी आप आराम से अचीव कर सकें। तो परसेंटेज मैटर करता है कि आप 10% लेते हैं, 20% लेते हैं, 25% लेते हैं, उसके हिसाब से आपके सारे गोल्स आराम से अचीव हो सकते हैं। ओके, तो 3 सिनारियोज जैसा विश्वजीत जी ने बताया कि आपकी ईएमआई है, आप ईएमआई का 10% निकाल लीजिए, उसकी आप एसआईपी कर रहे हैं। दूसरा सिनारियो वो है जिसमें आप सिर्फ ईएमआई ही भर रहे हैं अपनी, और फिर तीसरा है कि बढ़ी हुई ईएमआई है और फिर आपकी एसआईपी भी है। तो बेसिकली जो व्यक्ति सिर्फ ईएमआई भर रहे हैं, उनके तो फाइनल जो पूरा लोन भरने का जो पूरा तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो 10% की ईएमआई, 10% की एसआईपी कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आपका कुल जो ईएमआई है, जैसा बताया 30,000 की ईएमआई का 10% आप कम से कम 3,000 की अगर आप एसआईपी भी कर रहे हैं 20 साल के लिए, तो आप वो एक कॉर्पस इकट्ठा करें लगभग 20 लाख का। और ऐसा ही अगर आप ईएमआई और एसआईपी दोनों कर रहे हैं, तो लगभग ऐसा ही जो अमाउंट है, आप एक तो जल्दी भी पे कर रहे हैं उस केस में अपना जो लोन है, और आपके पास एक पैसा भी हाथ में आ रहा है, तो वही पैसा आप ईएमआई को, अपने लोन को प्रीपे करने में लगा रहे हैं। तो आपको बस थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग करनी है, जो हम समझ रहे हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से, जिससे आप अपने लोन की भरपाई भी कर सकते हैं और साथ ही एसआईपी से आप पैसा भी अपना कमा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में पंकज जी, ये समझना ज़रूरी है कि शुरुआत कब की जाए। एक तो ये भी होता है कि हम हर किसी के लिए शायद ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि जब इकट्ठा जब पैसा निकलता है जेब से, तो ये भी मैनेज करना पड़ता है कि कुछ ज़रूरतें भी हैं, कुछ हमारी चाहते भी हैं जिसको पूरा करना है। कब से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? अगर मानिए कोई आप ईएमआई भरना ही चाहते हैं, एक एसआईपी करना चाहते हैं, कोई एक मिनिमम टेन्योर, एक मिनिमम अवधि है जो आपको लगता है कम से कम उसका प्रैक्टिस करें? बिल्कुल। देखिए स्वाति जी, पहली बात तो यह है कि अगर आप प्लानिंग से घर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा का आप एक कमिटमेंट ले लेते हैं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो पहले किसी को भी जब घर लेना हो, तो जब आपने कुछ इनकम हो गई, कुछ पैसा जोड़ लिया, उसके बाद ही सोचना चाहिए कि मुझे अब घर लेना है और अब मुझे उसकी ईएमआई का जो जिम्मेदारी है वो लेनी है। ऐसे में हो सकता है कि जब पैसा बच रहा है तो आप हो सकता है पहले दिन से ही एसआईपी शुरू कर सकें, लेकिन जैसा आपने कहा ये सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन स्वाति जी, एक बात तो हम मान के चलते हैं कि जो इनकम होती है वो साल दर साल बढ़ती है, और वैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपने इस साल लोन लिया है और अगले साल से आपकी इनकम कुछ बढ़ जाती है, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हो या बिजनेस में हो, तो अगले साल से यदि आपकी इनकम 10% भी बढ़ गई, तो आप कम से कम तब आप अपनी एसआईपी शुरू कर दें। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि जितनी जल्दी हो सके, इस साल ना सही तो नेक्स्ट ईयर से आप एसआईपी शुरू कर दें, और आप 10 साल का अपना टेन्योर रखें कि 10 साल में मुझे लोन रिपे करना है, तो 10 साल की मैं एसआईपी करूं ताकि पैसा इकट्ठा हो और मैं पे कर सकूं। और स्वाति जी, एक बात और मैं बोलूंगा यहां पर कि हालांकि हम कहते हैं कि यदि ईएमआई को बढ़ा दिया जाए तब भी आप लोन जल्दी रीपे कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन होता यह है कि आज आपको लोन मिल गया, आपका अच्छा प्रोफाइल है, भविष्य का पता नहीं कि जिस वक्त जरूरत हो आपको लोन मिले या नहीं मिले,
आपको पैसे की जरूरत लग सकती है। तो एसआईपी के जरिए अलग से कॉर्पस इकट्ठा करने का एक फायदा यह होता है कि एक तो आपके पास बैकअप है, आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, पर साथ में आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, कोई भी जरूरत होगी या लोन रीपे करना पड़े तो जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि लोन की ईएमआई है, वो एक जिम्मेदारी है, पर साथ में आपके पास ईयर आफ्टर ईयर एक कैपिटल बिल्ड हो रही है, और ये कैपिटल इकट्ठा होती है, ये कई तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लोन रीपे करना है तो भी, और अगर लोन रीपे नहीं करके कोई दूसरे कामों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो साथ में आपके पास एक कैपिटल होती है। तो इसके लिए भी सोचना चाहिए कि अगर अलग से आप एसआईपी के जरिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। और ऐसे कौन से तरीके का स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएं, क्योंकि हम बात लगातार कर रहे हैं कि आप कैसे पैसे निवेश करके आप टुवर्ड्स अपनी ईएमआई भरने के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो कौन से कैटेगरीज, कौन से फंड्स हो सकते हैं जो कि आप जिसके थ्रू आप इस गोल को अचीव कर पाएं। विश्वजीत जी, फंड्स तो हम जानेंगे ही, क्योंकि एक तरीके की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और उस तरीके से आप अगर एक कुछ फंड्स डेडिकेट कर दे टुवर्ड्स योर ईएमआई पेमेंट, तो वो एक आपके लिए आसानी हो जाती है। एक ज़रा एक हमने जो अभी चर्चा की है उसका एक मोटा मोटी अगर जिस्ट हम समझें आपसे, तो एक स्मार्ट प्लानिंग टुवर्ड्स ईएमआई, जब हम लोन लेने जाते भी हैं, जो एक नया जो एक बोरोअर है जो लोन लेने जा रहा है, उसको किन बातों का ख्याल रखना है जिससे कि एक तो ईएमआई का भार भी ना भरे और बढ़े, और इसके बाद जो पूरा लोन मैनेजमेंट है उसका बिल्कुल आसानी से निकले। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए जब आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से बैंक आपको कम से कम इंटरेस्ट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे कम मिल रहा है, तो उसका चुनाव आपको करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप होम लोन लेते हैं तो आपको ये देखना है, जैसे मैंने आपको बोला कि इतना ज्यादा लोन ना लें, पंकज जी ने भी उस बात को रिपीट किया कि ज्यादा लोन ना लेने, कहीं बड़े घर के चक्कर में आप ऐसा लोन ले लें कि एक डेट ट्रैप में फंस जाए और आपके ऊपर एक स्ट्रेस हो जाए कि आपको, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, आपको हर बार ये लोन अमाउंट तो देना ही देना है हर महीने, तो ये 20 साल की कमिटमेंट है, तो आप जितना कम से कम रख सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। और कोशिश करें कि जब आप होम लोन ले रहे हैं तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट में गिरावट आएगी तो आपको शायद उसका लाभ मिल सकता है। अगर आपने फिक्स ले लिया तो आपको 20 साल तक फिक्स लेना पड़ेगा, और अगर आपने गलती से कहीं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बैंक में लोन ले ही लिया है तो भी आप इसको स्विच कर सकते हैं दूसरे बैंक्स में, जहां पे आपको थोड़ा सा फीस देना पड़ेगा लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और कोशिश करें, क्योंकि आप जो लोन अमाउंट है, जैसा पंकज जी ने भी बोला अभी, वो आपको देना ही देना है, लेकिन एसआईपी जो है वो फ्लेक्सिबल है। आपके पास ऑप्शन है कि आप एसआईपी रोक सकते हैं, आप अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्कोप अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए अवश्य रखें, 10%, 20%, 25%। तो अगर आप ऐसा रखते हैं तो आप अपने गोल्स भी अचीव कर पाएंगे और आपके ऊपर जो स्ट्रेस है अननेसेसरी लोन का, वो भी कम से कम रहेगा। बिल्कुल पंकज जी, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले टाइम में अब तो हम ब्याज दरें गिरती हुई भी देखेंगे, तो होम लोन की दरें हैं वो भी गिरेंगी, लोगों की ईएमआई भी कम होगी, तो इसका फायदा भी लोगों को उठाना है। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए लोन का इंटरेस्ट रेट तो एक्सपेक्टेड है कि कम ही होगा, तो ऐसे में यदि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोन का इंटरेस्ट रेट आपका 8% हो जाए या उससे भी कम हो, मतलब लंबे समय में हम उम्मीद कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में हम उम्मीद करते हैं कि अगर इक्विटी फंड्स की बात हो तो 12% पे तो हम मिनिमम कैलकुलेट करते ही हैं, और अगर हम हिस्ट्री देखें तो आप इक्विटी फंड से 15% तक का भी एवरेज रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। तो ऐसे में यदि आपका लोन का इंटरेस्ट कम है और मार्केट से आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि ईएमआई जो चल रही है वो चलने दें और बाकी पैसे जो है उसे आप ऐसे इन्वेस्ट करें कि वो बढ़े, ताकि आप जल्दी लोन भी रिपे कर पाएंगे और आपके पास अच्छा खासा अच्छी वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल। तो और ऐसे कौन से पंकज जी फंड हो सकते हैं जो कि ईएमआई की भरपाई में भी काम आए और वेल्थ क्रिएशन में भी काम आए? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, यहाँ पर ये कोई 1-2 साल की बात तो नहीं है, तो अगर हम 8-10 साल की बात करें तो डाइवर्सिफाइड फंड्स यहाँ पर सुटेबल माने जाएंगे। और स्वाति जी एक बात और ऐड करूंगा, कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई थी, तो मैंने ऑटो रिक्शा लिया और आप यकीन मानिए ऑटो रिक्शा वाला ने मुझे बोला कि अरे पंकज जी, आप तो स्वाति जी के साथ में मनी गुरु शो पे आते हैं। तो यानी कि हमारा जो शो है बहुत हर व्यक्ति देखता है
तो ऐसे में सिंपल फंड्स की हम बात करें ताकि कोई भी आसानी से ले सके और ज्यादा सोचना ना पड़े, तो डाइवर्सिफाइड फंड्स की मैं बात करूंगा यहाँ पर। और मुझे खुशी हुई इसलिए मैंने ये बात शेयर की कि उन्होंने बोला कि वो स्वाति का तो मैं फैन हूं। तो मैं फंड्स बताता हूं, सिंपल से फंड्स यहाँ पर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये सभी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इनमें एसआईपी कीजिए और बार बार आपको बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इन फंड्स के सहारे आप एक पूंजी अच्छी इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, और विश्वजीत जी आपकी पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? जी बिल्कुल, और स्वाति जी मैं भी कोशिश करूंगा किस दिन ऑटो पे जाऊं और उससे पूछूं कि हमारा शो कैसा चल रहा है। तो जैसा पंकज जी का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा, सुन के बड़ा अच्छा लगा। जो फंड्स पंकज जी ने बताया कुछ सिमिलर जैसे ही फंड्स हैं। तो अगर हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऑब्वियसली इसमें सारी कैटेगरीज का मिलन होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि एक लंबी अवधि के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में मैं कंसिडर करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को, ताकि क्योंकि काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। और इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि अभी मार्केट सिनेरियो को देखें तो लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में थोड़ा प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं और स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा स्टाइल चेंज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज करने के लिए एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 5 फंड का अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न देगा। और ये भी जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर साल ये पोर्टफोलियो रिव्यू करना है कि अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 20 साल के लिए आपको यही सेम फंड्स में रहना है। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके हैं जिससे आप अपनी ईएमआई का बोझ कम कर सकते हैं, एसआईपी से पैसा भी बना सकते हैं, उसी एसआईपी से ईएमआई को भी चुका सकते हैं और एक वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए पंकज जी और विश्वजीत जी आप दोनों का बहुत करेंगे धन्यवाद। और एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।